हेलो डियर्स। मैं बीके दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आपका एक बार फिर मेरी तरफ से स्वागत है। और आज मैं क्लास 12 के एक चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के कुछ अंश को लेकर के, कुछ पार्ट को लेकर के हाजिर हुआ हूं। ये है इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ है। इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पांस, एलर्जी और ऑटोइम्यून डिजीजेज के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। ठीक है, ओके। अगर आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर इसको स्टार्ट करना चाहूँगा कि सपोज समवन इज थ्रेटिंग यू विद द हेल्प ऑफ एनी वेपन, व्हाट विल यू डू? आप क्या करेंगे? सिंपल सा आंसर है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। The same thing is here. When a foreign particle enters into our body, then our body prepare themselves to fight against the pathogen that is causing disease. तो उस पैथोजन से बॉडी के अंदर जो लड़ने की क्षमता होती है, जो फाइट करने की क्षमता होती है, उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। यानी इम्यूनिटी क्या है? द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट अगेंस्ट पैथोजन और एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड इम्यूनिटी। यानी इम्यूनिटी बहुत सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट। क्लियर? अब ये इनेट इम्यूनिटी जो है वो दो तरह की होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में जो डिफरेंस का जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इनेट इम्यूनिटी बाय बर्थ हमको मिलती है। ए चाइल्ड हैव सच टाइप ऑफ एबिलिटी जस्ट आफ्टर द बर्थ, मतलब जब बिफोर द बर्थ द एबिलिटी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन देयर बॉडी, यानी ये इनबॉर्न होती है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो आफ्टर बर्थ ए चाइल्ड, द बॉडी ऑफ ए चाइल्ड और द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर एंड देन गेन, यानी ये एक्वायर की जाती है। एक्वायर मतलब प्राप्त करना है, अपने कोशिशों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अब इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एक और पॉइंट को देख लिया जाए कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है, एक तो इनबॉर्न होती है, दूसरी चीज़ ये किसी होस्ट स्पेसिफिक नहीं होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए नहीं होती है, सभी डिजीज़ के लिए होती है, बट नॉट मोर स्ट्रांग। बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्ट्रांग नहीं होती है, लेकिन इट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑल द पैथोजन। कोई होस्ट स्पेसिफिक नहीं होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? इट इज़ गेन बाय द ऑर्गेनिज्म आफ्टर द बर्थ, और ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। इनके हम कैरेक्टर्स जो है अभी लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनके क्या क्या कैरेक्टर्स है। अगर एक नज़र हम इस डायग्राम के ऊपर डालें तो देखिए, इम्यून सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनेट क्या है? इनेट इम्यूनिटी इनबॉर्न होती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ बैरियर होते हैं, और ये बैरियर क्या करते हैं? पैथोजन को प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द पैथोजन की एंट्री बॉडी के अंदर रोकते हैं, एंड दस दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरे तरह की इम्यूनिटी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि इट इज एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ, एंड इट इज टू टाइप्स, मे बी ग्रुप इन टू कैटेगरी। सेल मेडिएटेड, इसको हम CMI भी कहते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसको जो दूसरा आता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या AMI भी कहते हैं इसको। तो चलिए पहले हम डिटेल में देखते हैं कि इनेट इम्यूनिटी में क्या होता है। देखिए, इनेट इम्यूनिटी में मैं आपको पहले बताया कि सर्टेन बैरियर्स आर देयर। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे बैरियर हैं। ऑलमोस्ट एवरी ओपनिंग ऑफ द बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाय सर्टेन बैरियर, जिनके थ्रू जो पैथोजन है, जिनको हम एंटीजन कह सकते हैं, पैथोजन है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर करते हैं, इनको हम चार ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। देखिए, फिजिकल बैरियर में क्या होता है, इसमें सबसे मोस्ट बैरियर है स्किन। स्किन, हमारी बॉडी के ऊपर स्किन जो है वो पैथोजन को अंदर इंटर करने से रोकता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा इंपॉर्टेंट जो है म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम।
ये म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरोजेनाइटल जो ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पर पैथोजन के प्रेजेंस होने को चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो दीज वॉल्स आर प्रोटेक्टेड बाय म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम एंड दीज एपिथेलियम प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ द पैथोजन। दूसरी तरफ होता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो स्टमक के अंदर जो HCl का सिक्रीशन होता है, HCl है, माउथ के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन होता है, आइज के अंदर टीयर्स का होता है, इसी तरह से जो है सीरुमेन होता है आपके ईयर के अंदर होता है। तो इनके अंदर एक एंजाइम होता है, HCl को अगर छोड़ दिया जाए, HCl तो बाई pH डिस्ट्रॉय द पैथोजन, लेकिन जो सलाइवा है, आइज के अंदर टीयर्स हैं, इनके अंदर एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम, और ये बैक्टीरियोलिटिक होते हैं, ये बैक्टीरिया यानी माइक्रोबियल ग्रोथ को रोक देते हैं। तीसरे तरह का बैरियर होता है सेलुलर बैरियर, यानी हमारी बॉडी के ब्लड सेल्स के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, स्पेशली जो WBC जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। इसमें जैसे पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स हैं, ये एक तरह के न्यूट्रोफिल होते हैं। ये जहाँ आपको मालूम है कि न्यूट्रोफिल एक तरह के WBC है, तो एक तरह के न्यूट्रोफिल जिनको हम पॉलीमार्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, मोनोसाइट्स हैं, या नेचुरल किलर सेल्स हैं NKC। तो ये जो 3 तरह के जो सेल्स के नाम दिए गए हैं, ये माइक्रोफेजेज होते हैं। ये क्या करते हैं, ये दे इनगल्फ द माइक्रोब्स एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी सेलुलर इम्यूनिटी में सर्टेन काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं, दे इनगल्फ द पैथोजन एंड डिस्ट्रॉय देम एंड दस दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी। साइटोकाइनिन बैरियर एक स्पेशल टाइप का बैरियर है। ये वायरस इन्फेक्टेड सेल से सीक्रेट होने वाले प्रोटीन्स होते हैं, और ये सेल को वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को बचाते हैं। यानी वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन एंड सच प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंटरफेरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन्स आर सीक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड cells and these interferon protects non-infected जो नॉन इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं, हेल्दी सेल होते हैं, उनको वायरल इन्फेक्शन से बचाते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के हमने अभी बताया था कि पहले मैंने बताया था कि इनके अंदर जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो स्पेसिफिक होते हैं। तो कुछ और कैरेक्टर यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो है कि स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब जो है कि ये किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। जैसे अगर बाय द वे टिटेनस के बॉडी के अंदर जो है वो पैथोजन इंटर हुआ तो टिटेनस के प्रति इम्यूनिटी हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाएगी। डाइवर्सिटी, और दूसरा क्या है, बॉडी के अंदर बहुत तरीके के डिजीज, डाइवर्सिटी मतलब कई तरह के डिजीज के प्रति इम्यूनिटी की क्षमता होती है। केवल टिटेनस नहीं, टाइफाइड, TB, लेप्रोसी, कोई भी डिजीज हो रहा है तो हर डिजीज के ऊपर बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने की क्षमता होती है। तो ये हम डाइवर्सिटी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि हमारी बॉडी के जो WBC हैं वो हमारी बॉडी के जो केमिकल्स और सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, यानी उनको वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन जब इनसे अलग कोई केमिकल या कोई पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसको नॉन सेल्फ कंसीडर करके और उनके अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगे एक बार और इसकी चर्चा आएगी। और इसके बाद से ये मेमोरी, एक बार अगर किसी डिजीज का इनकाउंटर हो जाता है तो उस डिजीज के नेचर के बारे में WBC मेमोरी सेल्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि WBC के अंदर एबिलिटी होती है कि फर्स्ट इनकाउंटर में पैथोजन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है, ऑल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन स्पेशलाइज सेल, और इनको हम कहते हैं मेमोरी सेल। और जब सेकेंड इनकाउंटर उनका होगा तो यही मेमोरी सेल जो है वो ह्यूज अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रोडक्शन शुरू कर देंगी और उस पैथोजन का फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इम्यून रिस्पांस के ऊपर। रिस्पांस क्या होता है? रिस्पांस मतलब होता है कि जैसे कि जब कोई एक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट में
रिएक्शन होता है। तो कोई बॉडी के अंदर जब कोई स्टिमुलस बॉडी को प्रभावित करता है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी कुछ रिएक्शन शो करती है। तो द रिएक्शन शोन बाय द बॉडी अगेंस्ट द स्टिमुलस, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पांस। और जब इम्यूनिटी से रिलेटेड रिस्पांस हो तो हम उसको कहते हैं इम्यून रिस्पांस। ये इम्यून रिस्पांस दो तरह के होते हैं। प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, जब फर्स्ट इनकाउंटर होता है किसी पैथोजन का, उस समय जो बॉडी जो हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पांस शो करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। बट इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है। लेकिन जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस को एक बार ये एनमेनेस्टिक रिस्पांस भी कहा जाता है। ये एक बार बोर्ड क्लास में पूछा भी जा चुका है। क्या है ये एनमेनेस्टिक, ठीक है, रिस्पांस इसको हम लोग बोलते हैं, या सेकेंडरी रिस्पांस बोलते हैं। यानी व्हेन पैथोजन इंटर्स इनटू आवर बॉडी ऑन सेकेंड टाइम, यानी सेकेंड इनकाउंटर होता है पैथोजन का, तो उस समय जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग अपोज करता है उस पैथोजन का, और एक तरह से वो एंटीजन को इरेडिकेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी जो रिस्पांस होता है वो मेमोरी सेल्स से स्टिमुलेटेड होता है। मतलब पैथोजन के इंटर के बाद मेमोरी सेल्स उसको रिकॉग्नाइज करती हैं एंड दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय दी पैथोजन। तो ये इम्यून रिस्पांस दो तरह के हो गए, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस और सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। ठीक है, उसके बाद से अगर हम आगे बढ़ें, अगला है इन इम्यूनिटी से रिलेटेड जो एक्वायर्ड और इनेट इम्यूनिटी की बात हमने की। इस इम्यूनिटी से रिलेटेड जो है कुछ सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलरली WBC होते हैं। बट यू नो कि WBC भी दो तरह के होते हैं। आप जो है ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट, फिर ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट भी अलग अलग तरीके के हो जाते हैं। तो इसमें जो मेन जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट दो तरह के होते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। तो ये दोनों जो है इम्यूनिटी से रिलेटेड होते हैं। जो B लिम्फोसाइट्स होते हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी जो होते हैं एक तरह के प्रोटीन होते हैं एंड दे फाइट अगेंस्ट एंटीजन। और T लिम्फोसाइट क्या करते हैं, ये B सेल्स को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर एक बात बता दूं कि इनका नाम B लिम्फोसाइट है, T लिम्फोसाइट क्यों पड़ा। तो देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ये B और T दोनों जो है एक तरह के प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। B लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो से B आया है, बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और बोन मैरो के अंदर ही मैच्योर होते हैं। दूसरी तरफ जो T लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट दे आर मैच्योर्ड इन थाइमस। ठीक है, इसलिए इसका नाम T सेल्स पड़ा है। तो T सेल का क्या काम है, इट हेल्प्स B सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। तो B सेल और ये T लिम्फोसाइट, मतलब इनको शॉर्ट में B सेल्स या T सेल, या इनको B लिम्फोसाइट्स T लिम्फोसाइट्स भी हम कह सकते हैं। यानी B लिम्फोसाइट को हम B सेल, T लिम्फोसाइट को हम T सेल्स भी कह सकते हैं। ये एक तरह के लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट एक तरह के WBC होते हैं। तो जो B जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एंटीबॉडी जो है क्या करते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द एंटीबॉडी इज कॉल्ड AMI। AMI यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहा जाता है। अब इस इम्यूनिटी में क्या होता है कि जो B सेल्स होते हैं और इनके हेल्प करते हैं T सेल, B सेल और T सेल्स जो है इन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। और व्हेन पैथोजन इन्वेड्स द बॉडी, तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिकॉग्नाइज द नेचर ऑफ द पैथोजन एंड देन दे रिस्पॉन्ड एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ह्यूज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। इसको मतलब आर्मी ऑफ प्रोटीन्स हम कह सकते हैं। मतलब जो एंटीबॉडी जो है ह्यूज नंबर में प्रोड्यूस होंगे एंड दीज एंटीबॉडीज फाइट अगेंस्ट पैथोजन एंड इरेडिकेट देम फ्रॉम द बॉडी। ठीक है,
अच्छा, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ये अपना खुद एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करते। अच्छा, दिस वन इज आल्सो कॉल्ड, जो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, दिस इज आल्सो कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो सिंस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड, दिस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। ठीक है, ब्लड के अंदर ये बी सेल्स पाए जाते हैं, सो दे आर कॉल्ड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर समराइज किया जाए तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द बी सेल्स हेल्प बाय द टी सेल। बी सेल्स क्या करते हैं? बी सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द एंटीजेंस या पैथोजेंस एंड दस दे प्रोवाइड इम्यूनिटी। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को। देखिए, ये लिम्फोसाइट्स हैं और ये एंटीजन है। एंटीजन यानी फॉरेन पार्टिकल दैट कॉज डिजीज। तो एज एंटीजन इंटर इनटू द बॉडी, जैसे इंटर होता है एंटीबॉडी एंटीजन, वो क्या करते हैं कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं एंटीजन से क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। अभी हम लोग एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर, जो यहाँ से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी लिम्फोसाइट से, दे अटैच टू द एंटीबॉडी एंटीजन। ध्यान दीजिए, बी सेल से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, वो एंटीजन से जाकर क्या करेंगे? अटैच कर जाएंगे। एंटीबॉडीज़ के अंदर एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं, तो उन साइट्स की सहायता से वो उनसे चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और फिर क्या करेंगे? उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। और जब पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इम्यूनिटी मेंटेन हो जाएगी। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं। अभी हमने बात किया था एंटीजन की, एंटीजन और एंटीबॉडी की। तो एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं और बी सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एंटीबॉडी को का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। एंटीबॉडी को हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। और इस इम्यूनोग्लोबुलिन के जो है वो इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अगर इस स्ट्रक्चर को आप यहाँ देखें, देखिए एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक इधर भी लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है, यानी ये 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है। लॉन्ग एंड शॉर्ट जो है, या इनको हम कह सकते हैं हैवी एंड लाइट। मतलब जो लॉन्ग है उसका मॉलिक्यूलर वेट मास ज़्यादा होगा, इसलिए इसको हम हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। जो शॉर्ट होता है उसके मॉलिक्यूलर मास लो होते हैं, इसलिए हम इसको लो पेप्टाइड चेन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 हैवी और 2 लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर इम्यूनोग्लोबुलिन बना होता है, इसलिए इसको शॉर्ट में H2L2 भी कहते हैं। H2 मतलब 2 हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन, L2 मतलब 2 लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। ये तो हो गया कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, जिसमें 2 लाइट और 2 हैवी होते हैं। अब अगर जरा आप एक हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन के ये पार्ट को देखिए, तो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन का ये कलर दिखाया जा रहा है, ये और यहाँ ये 2 पार्ट यहाँ पे हो जा रहा है। ये जो एक ये स्काई ब्लू कलर का पार्ट है और ये नीचे जो है आप ऑरेंज कलर का जो ये पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या ब्राउन जो भी कलर कह लीजिए। तो ये वेरिएबल पार्ट है, दिस वन इज, और ये कांस्टेंट पार्ट होता है, कांस्टेंट पार्ट। इसी तरह से आप हैवी लाइट चेन में भी ये वेरिएबल पार्ट है और ये कांस्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, अच्छा, इसके बाद से जो है तो ये आपस में जो है आप देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड है, ये आप देख सकते हो, ये बॉन्ड होता है, इसको हम लोग कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसी तरह कई बॉन्ड आपको दिखेंगे, यहाँ पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, यहाँ मतलब वेरिएबल रीजन में एक आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड दिखेंगे, यहाँ भी वेरिएबल रीजन में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड देखेंगे। लेकिन जो कांस्टेंट इसके जो लाइट चेन है उसके वेरिएबल कांस्टेंट रीजन में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड देखेंगे। तो इस तरीके की ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इन चेन को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये होगा इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद टाइप अगर देखा जाए तो टाइप देखिए ये 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये IgA, इसमें जो A है A फॉर अल्फ़ा, IG फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन और A फॉर अल्फ़ा IgA, IgM यानी M फॉर म्यू IgM, IgE
ई एप्साइलन, फिजिक्स के टर्म्स हैं, IgG गामा, ये सबसे कॉमन एंटीबॉडी है, और IgD ये भी जो है D फॉर डेल्टा। तो ये 5 तरह के जो है क्या होते हैं, ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं। जैसे IgA आप सुने होंगे कोलेस्ट्रॉल में जो है पाया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब अभी हम लोगों ने पढ़ा था एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी, लेकिन आपने देखा कि उस पर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 टाइप्स थे, एक था ह्यूमोरल इम्यूनिटी और दूसरा सेलुलर इम्यूनिटी। तो दूसरा पार्ट यहाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए नाम से क्लियर है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी यानी CMI। तो इसमें मेनली T लिम्फोसाइट सेल्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, ये जो सेल्स होते हैं, जो WBC जो होते हैं, ये स्पेशली फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं। फैगोसाइटिक मतलब ये एंटीजन को इनगल्फ करके उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये T लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल, दीज सेल्स प्रेजेंट इन द ब्लड, ये भी एक टाइप के WBC हैं, एंड किल द पैथोजन या डिस्ट्रॉय द पैथोजन। और जो प्रोटीन के द्वारा जो रिलीज होता है साइटोकाइनिन, वो भी जो है क्या करते हैं, इन्फेक्टेड जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर कोई सेल इन्फेक्टेड है उससे इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या करते हैं कि जो T सेल्स होते हैं इन्फेक्टेड सेल को आइडेंटिफाई करके एक प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन रिलीज करते हैं, एंड दीज प्रोटीन डिस्ट्रॉय देम। या दूसरा तरीका होता है कि उनको इनगल्फ करके अपनी बॉडी के अंदर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमने देखा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 तरह की थी, एक ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी। अब एक और चीज़ है कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की यहाँ पर बात आ गई। देखिए कुछ इम्यूनिटी जो है हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी डेवलप की जा सकती है, और कुछ को हम इट टेक्स टाइम। तो यहाँ पर इस आधार पर देखा जाए तो इम्यूनिटी बेसिकली 2 तरह की होती हैं, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो धीरे धीरे डेवलप होती है, बट लॉन्ग लास्टिंग होती है, लंबे समय तक चलती है, ठीक है। इट टेक्स टाइम। और ये दूसरी चीज़ ये होता है कि इसको अपना रिस्पांस दिखाने में टाइम लगता है। 2 चीज़ें हैं, स्लोली डेवलप, स्लोली वर्किंग फॉर लॉन्ग लास्टिंग, टाइम लंबे समय तक काम करेंगे, और अपना जो फुल इफेक्टिव रिस्पांस शो करने में भी इट विल टेक टाइम। इनके ये कैसे डेवलप होती है बॉडी के अंदर, जो पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी की बात अगर हम करें, देखो एक्टिव और पैसिव के बीच में डिफरेंस इस्टेब्लिश करने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए अगर हमारी बॉडी के जो सेल्स है जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, इफ़ दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी, तो हम उसको एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो सेल्स इन्वॉल्व है एंटीबॉडी प्रोडक्शन में, अगर वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे हैं और एंटीबॉडी इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी होगी, ठीक है ना, एक्टिवली पार्टिसिपेशन हो रहा है। लेकिन एक और तरह की इम्यूनिटी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि हम ऑलरेडी, मतलब जो रेडीमेड जो एंटीबॉडीज़ होते हैं उनको हम बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। यानी हमारे जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, हम रेडीमेड एंटीबॉडी क्विक रिलीफ के लिए बॉडी के अंदर इंटर करा देते हैं। अब जैसे देखिए जैसे एक्टिव में है, अगर हम जैसे एक्टिव को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिवली पार्टिसिपेशन है वो 2 तरीके से हो सकता है। एक आर्टिफिशियली का मतलब हम वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंटर करा दें, ये आर्टिफिशियल है, हम वैक्सीन को बॉडी के अंदर जानबूझ के इंटर करा रहे हैं। और ये वैक्सीन क्या होते हैं, माइल्ड जो है वो पैथोजेंस होते हैं या वीक पैथोजन होते हैं। तो ये क्या करेंगे, WBC को स्टिमुलेट करेंगे, यानी बी लिम्फोसाइट्स को, और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो वो इनिशियली जब वैक्सीन हम इंसर्ट करते हैं तो जो नेचर होता है पैथोजन का वो मेमोरी सेल्स में स्टोर हो जाता है, और फिर जब सेकेंड इनकाउंटर उस पैथोजन का होगा देन दे विल रेजिस्ट स्ट्रांगली। ये वैक्सीन का प्रिंसिपल है, मेमोरी पे बेस्ड होता है। और दूसरी तरफ हम वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत सारे पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, इंटर हो जाते हैं। तो वो इंटर होते हैं तो हमारे सेल्स को फिर एक्टिवेट करते हैं, तो वहाँ पर वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं।
तो आइदर बाय वैक्सीन आर पैथोजन नेचुरली जो इन होते हैं वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करते हैं, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आ जाएंगे। अब पैसिव में क्या होता है, जैसे कोई बच्चा जब बर्थ होता है तो वो मदर मिल्क फीड कर रहा है, तो कोलोस्ट्रम के अंदर IgA जो एंटीबॉडी होता है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो देखो रेडीमेड एंटीबॉडी उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी तरफ तो इसको हम लोग नेचुरल बोलते हैं क्योंकि बच्चा तो नेचुरली माँ के मदर से ले रहा है। दूसरी तरफ जब हमें कहीं चोट लगती है तो हमें जब चांसेस होते हैं कि हमारे जो है वो टिटनेस होने के जब चांसेस होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम एंटी टिटेनस ATS इंजेक्शन ले लेते हैं, एंटी टिटेनस सीरम। वो एक तरह का एंटी टॉक्सिन होता है, उसमें एंटीबॉडी होते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी होते हैं, एंड दे विल वर्क फॉर 6 मंथ। मतलब जो पैसिव इम्यूनिटी होगी जल्दी डेवलप होगी, लेकिन इट विल लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। तो एक्टिव और पैसिव में क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगला पार्ट जो है, अगला पार्ट है इम्यून रिस्पांस। तो दो तरह के इम्यून रिस्पांस होते हैं जो मैंने पहले ही बात की थी, प्राइमरी इम्यून रिस्पांस, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस, ये पहले हम बात कर चुके हैं। अब वैक्सीनेशन की बात करते हैं। देखो वैक्सीन अभी आपको हमने बताया कि वैक्सीन्स क्या होते हैं। वैक्सीन्स आर द वीक आर डेड पैथोजन या केमिकल एनालॉग। मतलब इनकी क्वालिटी क्या होती है कि दे स्टिमुलेट आवर इम्यून सेल्स, जो इम्यूनिटी के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले जो सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो आप देखिए किसी पर्टिकुलर डिजीज़ का अलग, हर पर्टिकुलर डिजीज़ का अलग वैक्सीन होता है, तो क्योंकि पैथोजन हर डिजीज का अलग होगा, तो वो जो पैथोजन जब बॉडी के अंदर इन होंगे तो उस पैथोजेनिक नेचर को शो करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मेमोरी सेल में रिकॉर्ड हो जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी। और जब उस पैथोजन का अटैक होगा देन दे विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन मास में जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और दे विल किल द पैथोजन। तो ये वैक्सीन का प्रिंसिपल है। कुछ वैक्सीन्स के नाम हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं BCG, ये TB का जो है वो वैक्सीन है, बैसिलस कालमेटोग्यूरिन। इसी तरह पोलियो वैक्सीन दो तरह का होते हैं, ओरल भी होता है ना, और जो है इंजेक्शन भी होता है। तो इसी तरह DPT, ये ट्रिपल इंजेक्शन भी इसको कहा जाता है। ये वैक्सीन हो गया। और इंट्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन इन द बॉडी इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखो इम्यूनाइजेशन इम्यूनिटी वर्ड से लिया गया है, मतलब बॉडी को इम्यून करने की प्रोसेस को हम इम्यूनाइजेशन करते हैं। ये एक तरह से डिजीज़ होने के पहले की एक स्टेज है। हम इसमें क्या करते हैं कि बॉडी को पहले ही प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो इम्यूनाइजेशन में क्या होता है, ये प्रोसेस बाय विच ए पर्सन इज मेड इम्यून आर रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज। हम अपने आप को डिजीज से बचाने के लिए अपने आप को प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो द प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। और इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि हम वैक्सीन क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। अब ये दो तरह का होता है, जैसे एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में क्या करते हैं कि इसका जो जैसा कि होता है कि एक्टिव में जो रिस्पांस होगा स्लो होगा, और इसमें माइल्ड डोज ऑफ डेड और प्री ट्रीटेड लाइव माइक्रोब्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी वीक पैथोजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इससे हम मीजल्स, मम्स, रूबेला, कई तरह की डिजीज़ों के वैक्सीन हम बनाए हैं और उस बना के और बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। दूसरा होता है पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसमें रिस्पांस क्विक होता है, जैसे टिटनेस में। इसमें जो है हम और रेडीमेड एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जो ATS होता है, चाहे ATS मतलब एंटी टिटेनस सीरम। इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती है, तो इनको इंट्रोड्यूस करने पर टिटेनस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे ही एक और चीज़ है स्नेक वेनम। जब कोई पॉइजनस स्नेक किसी को बाइट करता है तो उसके पॉइजन बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी जो एंटी वेनम बनाए गए हैं तो वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। जो एंटी वेनम होते हैं उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं, उनको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। लेकिन इसके लिए स्नेक का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि हर स्नेक का अलग अलग पॉइजन होता है। चलिए अब एलर्जी।
अब देखिए एलर्जी एक तरह की हाइपर सेंसिटिव डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम है। अब हम आगे एक दो डिजीज पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स है, कभी कभी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। तो द हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ऑफ इम्यून सिस्टम इन विच रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून टेक्स प्लेस टू सर्टेन एंटीजेंस इन प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। जैसे एक मैं उदाहरण लेकर समझाना चाहूँ कि पॉलन ग्रेन्स, कुछ पौधों के पॉलन ग्रेन्स होते हैं जब हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, या कुछ लीव्स होती हैं जैसे बिच्छू घास हुआ, तो जब वो हमारी स्किन के टच में आते हैं तो उनके अंदर कुछ केमिकल होते हैं। उन केमिकल के प्रति जो हमारी बॉडी होती है वो एक हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, ठीक है ना। तो मतलब वो उसको हम लोग कहते हैं एलर्जी, ठीक है ना। उसको नॉन सेल्फ समझ के उसको उसके प्रति एलर्जी शो कर, मतलब जो रिस्पांस शो करती है उसको हम लोग एलर्जी कहते हैं। यानी हाइपर सेंसिटिव या एक्सा जनरेटेड रिस्पांस ऑफ द इम्यून सिस्टम अगेंस्ट सर्टेन केमिकल इज कॉल्ड एलर्जी। और जो केमिकल एलर्जी काज करते हैं उनको हम एलर्जेंस कहते हैं, जैसे माइट्स इन डस्ट, पोलेंस, एनिमल डेंड्रफ। जो डेंड्रफ होता है ये भी एक तरह के एलर्जिक रिएक्शन से ही बनते हैं। अब इसमें जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है उसका नाम है IgE। और सिम्टम क्या होता है, स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, अस्थमेटिक जो डिजीजेज होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये सिम्टम्स के लिए कुछ केमिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कौन होते हैं? जब एलर्जिक रिएक्शन होता है तो उसमें हिस्टामिन और सीरोटोनिन, याद रखिएगा, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ये दो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। तो इनको अगर जैसे कि अगर किसी को एलर्जी हुई है तो इसको अगर हम एंटी हिस्टामिन या एड्रेनलिन या स्टेरॉयड ड्रग्स को दे दिया जाए तो वो क्या होता है, सिम्टम्स ऑफ एलर्जी कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये एलर्जी के बारे में कुछ खास बात रही। ये भी एक तरह का मतलब इम्यून डिसऑर्डर है। एक अगला इम्यून डिसऑर्डर है वो है ऑट इम्यूनिटी। देखिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आपको बताया कि इम्यूनिटी का खास बात यह है कि सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेशन करता है। और सेल्फ जो मालिक्यूल हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है। बट समटाइम्स क्या होता है, नेचर जो है, समटाइम्स क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे जो सेल्फ सेल्स होते हैं उन्हीं को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। और इसके रिजल्टेंट जो डिजीज होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑट इम्यून डिजीज। यानी ये डिजीज रिलेटेड टू इम्यूनिटी दैट वाज काज्ड ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ द इम्यून सिस्टम इन विच इम्यून सेल्स डिस्ट्रॉय द सेल्फ सेल्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑट इम्यून इसको जो है डिजीज कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है रूमेटॉयड आर्थराइटिस। रूमेटॉयड आर्थराइटिस ये एक ऑट इम्यून डिजीज है। यहाँ पर हाथों में, पैरों में, जोड़ों पे होता है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं। ये अर्ली रूमेटॉयड आर्थराइटिस कंडीशन है, ये मिड है, और ये सेवियर कंडीशन में इस तरीके के हाथ हो जाते हैं। चलिए उसके बाद से नेक्स्ट है लिम्फॉइड ऑर्गन। मैं इससे पहले अभी बात कर रहा था कि जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है कि जो बी सेल और टी सेल होते हैं उनकी ओरिजिन होती है, कुछ का मैचुरेशन, जैसे बी सेल का मैचुरेशन भी होता है, प्रोलिफरेशन भी होता है, लेकिन टी सेल का मैचुरेशन कहाँ पे होगा, थाइमस के अंदर। तो बोन मैरो और थाइमस ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन है, बोन मैरो और थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन है, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर्स पैचेज, ठीक है, इंटेस्टाइनल वाल में पाए जाते हैं, और अपेंडिक्स। इसके अलावा जो हमारे जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज हैं दे आर आल्सो कंसिडर्ड है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, और गाल्ट यानी गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। तो ये क्या है, जो है वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। तो देखिए ये आज के इस टॉपिक में यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे, यहीं तक।
थैंक यू। इसके बाद से जो है ये आपकी प्रतिक्रिया का हमें प्रतीक्षा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।